हेलो एवरीवन, आई एम विकास हियर। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नीट प्रीवियस क्वेश्चंस 98 से 2020 तक के। अगर आपको अदर चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विच लेबल्स ए बी सी एंड डी। सेलेक्ट द ऑप्शंस विच गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द मेन फंक्शन और द करेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमें लेबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसके साथ ही उसके जो फंक्शन है वो मेंशन है और उसी अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ए क्या है, ट्रैकिया है, बी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, सी एल्वियोलाई है और डी डायफ्राम है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैच करते हैं इनको। सी एल्वियोलाई को शो कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। थिन वाल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी हेल्प करता है। तो यही स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। जो बी है वो क्या शो कर रहा है, लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्स इट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। डी क्या है, डायफ्राम है, और डायफ्राम ही क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम क्या बोला है कि वो लंग्स को पुल कर रहा है। ऐसा नहीं है, डायफ्राम खुद क्या होता है, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट में ए ट्रैकिया, ये ठीक है, बट क्या है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय द कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो सिर्फ इंस्पायर्ड एयर की कंडक्शन के लिए नहीं होती, ये जो एक्सपायर्ड एयर है उसके कंडक्शन के लिए भी रहती है। बी प्लूरल मेम्ब्रेन, बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, सराउंड द रिब्स ऑन बोथ द साइड से टू प्रोवाइड द कुशन अगेंस्ट द रबिंग। तो ये रिब्स को सराउंड नहीं करती, जो लंग्स हैं उनको सराउंड करती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। तो लंग्स की लोकेशन कहाँ रहती है, कहाँ इनक्लोज्ड रहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर जो होता है उसको विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर जो होता है उसको पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन। तो स्किन एसेसरी ऑर्गन किस में रहता है, फ्रॉग्स के अंदर स्किन मिलती है, क्योंकि फ्रॉग क्या करते हैं, लंग्स के अलावा क्या मिलता है उनमें, स्किन मिलती है इन वाटर, और क्या है ड्यूरिंग हाइबरनेशन वो इसी के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और जो स्किन से रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो लंग्स से होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो गिल से होता है उसको ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के टाइप पे कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, थर्ड है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, और फोर्थ है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। तो क्या होता है एक्चुअल में, जब इंस्पिरेशन होता है जो पल्मोनरी कैविटी होती है उसका साइज इंक्रीज होता है, तो डायफ्राम जो है, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऐसे डोम शेप से क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और इसके अलावा क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो वो क्या होंगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे रिब्स क्या है आउटवर्ड पुश होती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा, 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, मान लो इनिशियल कंडीशन में ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम से हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कैसे हम निकालते हैं, जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम किसके ऊपर रहता है, ये मान लो जो सबसे ऊपर मैंने बनाया है ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, और जो सेकंड जो बनाया है ये फर्स्ट है, मान लो ये सेकंड है, और थर्ड बनाया है, तो सेकंड किसको शो कर रहा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो एक्सपिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जो हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्जेल कर सकते हैं। तो फोर्सफुली एक्जेल कर सकते हैं, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे एक्सपिरेटरी कैलकुलेट करनी है, ईसी कैलकुलेट करनी है। तो ईसी क्या रहती है, टाइडल वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम होता है अगर हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ईआरवी को ऐड कर देंगे, तो टाइडल वॉल्यूम इसमें कितना है, कितना गिवन है, 500 ml है, और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो यानी कि फर्स्ट जो है ये गिवन है 500 है, सेकंड जो है ये भी गिवन है, ये क्या रहता है, एक्सपिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है वो भी गिवन है, कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो हम इन सबको ऐड 1000 रहेगा, इन सबको अगर ऐड करते हैं हम तो क्या मिलेगा, हमारे पास 1500 ml मिलता है। तो इसकी जो कैपेसिटी रहेगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 1500 ml रहेगी। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के टाइम क्या होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर प्रेशर होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में कम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा।
Next, seventh question. Match the item given in the column 1 with those in the column 2 and select the correct option given below. तो हमें मैच द कॉलम करने हैं। फर्स्ट क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है, 500 ml रहता है। तो फर्स्ट को अगर थर्ड से मैच करते हैं तो हमारे पास दो स्टेटमेंट आ जाती है, ए और बी। ए और बी में से अब हमें सेलेक्ट करनी है कि कौन सी करेक्ट है, ए और बी। फिर हम फर्दर मैच करते हैं बी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो 2500 से 3000 ml तक रहता है। तो बी की मैचिंग किससे होगी, 1 से होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट से ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो सी मैच किससे होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रहता है, 1000 से 1100 ml रहता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना रहेगा, 1100 to 1200 ml रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। Next question number 8. Lungs are made up of air-filled sac. The alveoli then they do not collapse even after the forceful expiration because of. तो हम forceful expiration के बाद भी कुछ अमाउंट को निकाल नहीं सकते, और उसी अमाउंट की वजह से क्या होता है, जो लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं करते, उनकी जो वाल है वो आपस में नहीं मिलती। तो वो कौन सा अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेजिडुअल वॉल्यूम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Lungs do not collapse between the breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled because. तो जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं। मान लो ये लंग्स हम शो कर रहे हैं और इनके ऊपर जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। और दो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन दो रहेंगे। तो जो आउटर होता है उसको पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर होता है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। ठीक है, और इस फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो हमेशा लंग्स के प्रेशर से कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि अदरवाइज अगर इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये खुद ही इनके ऊपर इफेक्ट डालने लग जाता है। तो इसका प्रेशर हमेशा कम रहता है, तो इसी के बेस पे इसका आंसर रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देयर इज नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वाल। तो इसका जो प्रेशर होता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, वो हमेशा कम होता है। जो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है, नेगेटिव बोला है मतलब क्या होता है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू द लंग्स। लंग्स में कितना भी प्रेशर चला जाए, एल्वियोली में कितना भी प्रेशर चला जाए, वो उससे हमेशा ही क्या होता है, कम होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। Next question number 10. Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। वन कैन ब्रेथ आउट एयर थ्रू द स्टिचियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. लिस्टेड बिलो आर द 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच ऑफ द कैपेसिटी एंड द वॉल्यूम। तो करेक्ट मैच क्या रहता है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि फोर्थ है। फोर्थ क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, और इसको हम किससे मैच करेंगे, कितनी रहती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो 3500 ml रहती है, और जो फर्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसका अमाउंट कितना रहता है, 1100 to 1200 रहता है। तो ये क्या रहेगा, थर्ड से मैच रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल रेस्पायर करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम रहता है। ये मान लीजिए हमारा टाइडल वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्या रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है, जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, और जब सबसे नीचे क्या रहेगा, ERV रहता है। ERV क्या होता है, जब हम फोर्सफुली एक्सहेल कर देते हैं। और जब हम इन चारों को मिला देते हैं, नीचे RV है, सबसे नीचे जो अंदर है ये RV है, ये RV है, इसके ऊपर क्या है, ERV है, इसके ऊपर TV है, और सबसे ऊपर क्या है, IRV है। सबसे ऊपर हम शो कर रहे हैं IRV को। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये क्या है, ये TV है, और ये इससे नीचे क्या है, ERV है। इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, फोर्सफुल एक्सहेल करने के बाद जितना वॉल्यूम बचता है वो क्या कहलाता है, जितना वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं वो क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, IRV, TV और ERV, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलाता है, वाइटल कैपेसिटी निकलाता है। तो हमें वाइटल कैपेसिटी ही कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी क्या रहेगी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम इस रेजिडुअल वॉल्यूम को भी माइनस कर देते हैं, जो सबसे अंदर हम बना रहे हैं इसको माइनस कर देंगे, तो भी हमारे पास क्या निकलाती है, टोटल लंग कैपेसिटी निकलाती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, बी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑन इनकोरेक्ट। तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। इनकोरेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी? इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द 1500 ml एयर इज इन लंग्स इट इज कॉल्ड। तो जो एयर लंग्स में रहती है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर इसका रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन द मैमल्स आर गवर्न बाय। तो जो मूवमेंट होती है, वेंटिलेशन मूवमेंट होती है लंग्स के अंदर, तो वो कौन गवर्न करता है? एक तो जो डायफ्राम होता है, एक जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, दोनों ही गवर्न करती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द मैन एंड द मैमल्स एयर पासिज फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रो। तो क्या सीक्वेंस रहता है एयर पास होने का? करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। सबसे पहले नोज जो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, देन नेजल कैविटी होती है, देन फेरिंग्स आता है, देन लैरिंग्स है, देन ट्रैंकिया है, देन ब्रोंकाई है और फाइनली ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज। करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? बी रहेगा, मोर देन दैट इन द ब्लड। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का, वो हमेशा ज़्यादा होता है ब्लड से, तभी उसको ब्लड पिक करता है। एल्वियोलाई में ज़्यादा प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का एज कम्पेयर टू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर गिवन बिलो शोज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग where the exchange of the gases takes place. Select the option which represent the label part correctly identified along with its function. तो label part given है और उसके साथ ही उसके function given है। तो correct statement क्या रहेगी इसमें? correct statement जो रहेगी वो क्या रहेगी? A जो है alveolar cavity है, उसके साथ ही it is the main site for the exchange of respiratory gases। तो B आंसर क्या हो जाता है इसका? correct हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय। तो जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के बेस पे होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? सिंपल डिफ्यूजन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रो। तो जो लंग्स के अंदर जो एयर सेपरेटेड रहती है वो कैसे रहती है? वीनस ब्लड से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो वाल लेयर है, वाल लेयर के बारे में पूछा हुआ। तो जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई के अराउंड क्या मिलती है हमें? ऐसे ब्लड वेसल मिलती है, ऐसे ब्लड वेसल रहती है, ऐसा डायग्राम हम बनाते हैं। तो जो एल्वियोलाई की वाल होती है वो किस चीज़ की होती है? स्क्वैमोस एपिथेलियम की होती है। और जो एल्वियोली की जो वाल होती है वो भी किस चीज़ की होती है? स्क्वैमोस एपिथेलियम की होती है। बट जो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई की जो ब्लड वेसल की जो स्क्वैमोस एपिथेलियम है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, उसी ब्लड वेसल की जो स्क्वैमोस एपिथेलियम है उसको एंडोथेलियम नेमिंग दे देते हैं, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये स्क्वैमोस एपिथेलियम एंडोथेलियम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा, स्क्वैमोस एपिथेलियम। तो जो ये एल्वियोलाई की जो वाल होती है इसको हम स्क्वैमोस एपिथेलियम बोलते हैं, और जो बीच में इनके क्या रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। और जो ब्लड वेसल की जो वाल होती है ये भी स्क्वैमोस एपिथेलियम होती है, बट इसकी नेमिंग हम क्या कर देते हैं? एंडोथेलियम कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज। तो जो एल्वियोलर एपिथेलियम होती है वो क्या रहेगी? नॉन सिलिएटेड होती है, कोई सिलिया हमें नहीं मिलता इसके अंदर। इसके अलावा कौन सी सेल होती हैं? स्क्वैमोस सेल होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी रहेगी? इनमें सी रहेगी, हाइयर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन द एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि तीन चीज़ें जो होती हैं ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को फेवर करती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? CO2 का लेवल का बढ़ना, CO2 का इंक्रीज होना, H पॉजिटिव का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ये तीनों ही चीज़ें क्या करती हैं? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेकडाउन को फेवर करती है। तो यही इसमें क्या रहेगी? इसने बोला है फेवर द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं करती, ये ब्रेकडाउन करवाती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या रहेगी? सी रहेगी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द pH ऑफ द ब्लड विल। तो जब pH है वो रिड्यूस होगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। तो जैसे pH डिक्रीज होता है, pH डिक्रीज होने का मतलब क्या है? H पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ रहा है। तो क्या होगा? जो एफिनिटी होती है ब्लड की हीमोग्लोबिन के साथ वो रिड्यूस हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। तो जो मेजोरिटी ऑफ द CO2 होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है। 70% क्या रहती है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है।
और 20 to 25% क्या करती है, आरबीसी करती है, और 7% प्लाज्मा करता है। तो ये CO2 का ट्रांसपोर्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन रिमेन अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू दिस O2। तो ये O2 क्या रहती है, एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज। तो जो ये O2 है, O2 क्या नहीं करती, सारी की सारी ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करती, ठीक है। ये किस लिए रहता है, इट एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज, मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम पे रिजर्व का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बुल्क ऑफ द CO2 रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। तो जो मेन जो होती है बुल्क ऑफ द CO2 है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अभी बताया था बाइकार्बोनेट आयन में 70% रहती है। तो इसके अलावा क्या है, आरबीसी की फॉर्म में 20 to 25% रहती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज। और आरबीसीज में 20 to 25% रहती है और 7% क्या है, प्लाज्मा के अंदर मिलती है। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज ट्रू अबाउट द आरबीसी इन द ह्यूमन। तो इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा, दे कैरी अबाउट द 20 to 25% ऑफ द CO2। तो आरबीसी क्या करती हैं, 20 to 25% क्या करती हैं, CO2 को कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस। तो इसके अंदर क्या रहती है, हायर एफिनिटी होती है, हैज ए हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन अडल्ट। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज। तो मेजोरिटी ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एज बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट 30, हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ। हीमोग्लोबिन क्या रहता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द O2 एंड द CO2 बाय द ब्लड प्लाज्मा ब्लड हैपन। तो जो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, फर्स्ट में WBC है, इनकरेक्ट हो जाएगा। प्लेटलेट्स है, इनकरेक्ट हो जाएगा। और थर्ड क्या है, RBC और ब्लड प्लाज्मा की हेल्प से होता है। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा। और डी में क्या है, RBC और WBC है, तो इनकरेक्ट रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एट द हाई एल्टीट्यूड द RBC इन द ह्यूमन ब्लड विल। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, RBC का नंबर बढ़ जाता है और ब्रेथिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऑल द मच CO2 इज कैरिड इन द ब्लड येट द ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज। तो इतनी सारी CO2 ब्लड कैरी करता है लेकिन फिर भी एसिडिक नहीं होता है। इसका रीज़न क्या रहता है, बफर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं pH को मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड टू द लंग्स मोस्टली। तो मोस्टली किस फॉर्म में होती है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। तो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। तो किसके थ्रू होती है, प्लाज्मा के थ्रू होती है, आरबीसी के थ्रू होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रेथ। तो कौन सी गैस होती है जो हमें अर्ज करती है, मतलब हम ब्रेथ करें इसके लिए मजबूर करती है। तो इसके लिए क्या होता है, मेनली क्या रहती है, CO2 रहती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, डी रहेगा, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। जो स्टेटमेंट बी है उसमें O2 का फॉलिंग लेवल भी दिया हुआ, लेकिन O2 को हम सिग्निफिकेंटली नहीं मानते कि वो हमें अर्ज करने के ब्रेथ करने के लिए अर्ज करती है। तो करेक्ट आंसर CO2 रहता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है और वही हमें ब्रेथ करने के लिए अर्ज करता है। देन क्वेश्चन नंबर 37 है, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन। तो रेस्पिरेशन का जो सेंटर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर लोकेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, बी, मेडुला ओब्लोंगेटा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट द रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ लोकेटेड होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा में लोकेटेड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 39, ड्यू टू इंक्रीज्ड एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट मैनी पीपल इन द अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज विजिंग ड्यू टू। तो ये अस्थमा के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टली अस्थमा ना बोल के इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो अस्थमा क्या रहती है, एक्चुअल में एक एलर्जी रहती है और जिसमें क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्योंकि पोल्यूटेंट है, एलर्जेंस है, वो क्या कर रहे हैं, विजिंग साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करवा रहे हैं। और ये सब किस में मिलता है, अस्थमा के अंदर मिलता है और उसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन द अस्थमा एंड द एम्फाइजिमा रिस्पेक्टिवली। तो अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है जिसके अंदर ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एम्फाइजिमा क्या है, जो मेनली स्मोकिंग से होता है। क्या होता है, जो एल्वियोलाई का एक्चुअल में जो सरफेस होता है, एल्वियोलाई एक्चुअल में कुछ ऐसी रहती हैं जिसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, एक्सचेंज जो गैसेज होती हैं उनके लिए सरफेस। और क्या होता है इसमें चेंज कैसे आता है, जो एल्वियोलाई है वो समवट ऐसे हो जाती है, मतलब उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जब हम आंसर चूज करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो अस्थमा में इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियोल्स में, और क्या होता है एम्फाइजिमा में रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एग्जांपल पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा है। तो जो सिलिकोसिस है वो क्या रहता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रहता है। मेनली जो सिलिका है उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है उनके अंदर क्या होता है, सिलिकोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। तो आंसर क्या रहेगा, एम्फाइजिमा रहेगा। इसके अंदर एल्वियोलाई का सरफेस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। तो अस्थमा का जो क्या रिजल्ट होता है, क्या रीजन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मैस्ट सेल इन द लंग्स। तो जो मैस्ट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स लेके आती हैं, एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, तभी वहाँ पे इन्फ्लोमेशन होती है। अस्थमा के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है एलर्जेंस के लिए, मीन्स क्या है, डस्ट के लिए या इवन पोलन के लिए भी वो रिस्पॉन्स करता है। अगर उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में डस्ट एंटर कर जाती है तो वो क्या करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है। और एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए मैस्ट सेल रहती हैं जो हिस्टेमाइन रिलीज करती है, और फाइनली क्या करवा देता है, इन्फ्लेमेशन करवा देगा, और फाइनली अस्थमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेम द पल्मोनरी डिजीज in which the alveolar surface area involved in gases exchange is drastically reduced due to the damage in the alveolar wall। तो surface area किस में reduce होता है, एम्फाइजिमा में reduce होता है। करेक्ट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट सी रहेगी, वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग एंड द स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम द लंग फिब्रोसिस। तो उनके अंदर क्या होता है, जो ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके अंदर लंग फिब्रोसिस हो जाता है। फिब्रोसिस का मतलब क्या होता है, वही है, मतलब जो लंग्स की जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, उनके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, और फिब्रोइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिब्रोइड्स मीन्स क्या है, वहाँ पे गांठ फॉर्मेशन, गांठ जो होती है जैसे उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फिब्रोइड बोलते हैं, और इस फिब्रोइड की फॉर्मेशन को फिब्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, सी रहेगा। मतलब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लंबे समय तक उनकी जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, उनमें डस्ट जो है वो डिपॉजिट होती जा रही है, और बॉडी क्या करती है, उसको कोप करने की, मतलब उसको छुटकारा पाने की ट्राई करती है कॉन्टिन्यूसली। WBC क्या करती है, वहाँ से उसको छुटकारा पाने की कोशिश करती है, और फाइनली क्या है, वो वहाँ से उसको ट्रीट नहीं कर पाती, और वहाँ पे फिब्रोइड्स बन जाते हैं, और इसको फिब्रोसिस बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, blood analysis of a patient reveals an unusual high quantity of the carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to correct? The patient has been inhaling polluted air containing the unusually high content of। तो कौन सी एयर जो है वो इनहेल कर रहा होगा जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जब CO2 बाइंड करती है तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, और जब CO2 बाइंड करेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीज ब्रेथिंग बिकम। तो जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और साथ में डीपर हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।